नेटो की बड़ी हथियारों की खेप यूक्रेन रवाना हो गई है। स्लोवाकिया के 13 मिग यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेन में हथियार पहुंचने की डेडलाइन 30 अप्रैल फिक्स हो गई है। 30 अप्रैल तक सभी देश हथियार यूक्रेन पहुंचा देंगे। 1 मई से यूक्रेन शुरू करेगा रूस के खिलाफ अपना नया ऑपरेशन। यूक्रेन पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में दिखाई दे रहा है। हथियारों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। 13 मिग पहुंच चुके हैं यूक्रेन। 30 अप्रैल तक सभी देश हथियार यूक्रेन पहुंचा देंगे और 1 मई से नया ऑपरेशन शुरू करेगा यूक्रेन। यूक्रेन रूस की जंग में दखल अंदाजी सुपर पावर अमेरिका को कितनी भारी पड़ेगी, इसका अनुमान शायद पहले नहीं लगाया गया था। अगर लगाया जाता तो मुमकिन है कि यह जंग शुरुआती दौर में ही सुलह के रास्ते पर चली जाती, लेकिन अब यह जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सुलह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पुतिन ने ग्लोबल एटमी जंग का रास्ता चुन लिया है, जिसके तहत अमेरिका को दोहरे मुहाने पर घेरने की रणनीति को जमीन पर उतार दिया गया है। आखिर कैसी है यह रणनीति, कैसे होगा महाविनाश, देखिए इस रिपोर्ट में। फोकिनो, रूस के पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह इस हेडक्वार्टर में कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन अदावत के गर्भ में उबल रहे लावे को कमजोर सतह मिल गई। इसलिए पूरब में जापान और साउथ कोरिया के लिए संकट बढ़ाने वाली हलचल जमीन, आसमान और जापान सी में शुरू हो गई। जंग के बीच रूस का युद्धाभ्यास, विनाशकारी सामरिक क्षमता से दुनिया का परिचय कराना इस वक्त की असामान्य घटना है। इसका मकसद पूरी दुनिया जानती है, लेकिन रूस की इस वॉर ड्रिल का मकसद जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी क्षमता का परीक्षण बता रहा है। हालांकि अपनी आक्रामकता छिपाना रूस की मजबूरी है, पर रणनीतिक मोर्चे पर इस एक्सरसाइज के मायने और भी हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी मायने निकाले जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही बारूदी आक्रामकता है, और यही तस्वीर बदले हुए क्षेत्र के लिहाज से बारूद के फैलाव की पुष्टि करती है। हाहाकारी जमीनी हमलों से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की तैयारी, आसमान में मंडराते रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स से महाविनाश के बादल गढ़ने की ट्रेनिंग, और समंदर में तैनात दुश्मनों को लक्ष्य बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की तैयारी। यह रूस की पैसिफिक फ्लीट की अब तक की वो एक्सरसाइज है जो पूर्वी क्षेत्र के लिए रूस की जंगी तैयारी का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गई है। और ये कोई घोषित प्लान के तहत नहीं किया गया, बल्कि अचानक ही बड़े पैमाने पर ड्रिल शुरू हुई, जिसमें हर क्षमता को परखा गया। समंदर में बड़ी ताकत दिखाने के लिए रूस के लैंडिंग शिप निकोले विल्कोव और एडमिरल नेवेल्स्कोय शामिल हुए। इसके अलावा रूसी नौसेना के ही तटीय सैनिकों ने बख्तरबंद BTR 82A से जंग लड़ने का अभ्यास किया, जबकि आसमानी ताकत का प्रदर्शन Tu-95MS टैक्टिकल बॉम्बर और Tu-22M3 न्यूक्लियर बॉम्बर ने किया। यानी रूस के पैसिफिक फ्लीट के शक्ति प्रदर्शन का संदेश साफ है। रूस आने वाले दिनों में बारूदी वॉर जोन के अंदर अपनी हर क्षमता का इस्तेमाल करेगा, और मुमकिन है रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद और नेटो के विस्तार को नहीं रोका गया तो हर आशंका आने वाले दिनों में सच साबित होगी। रूस की एक्सरसाइज का संदेश बिल्कुल साफ और सटीक है। अमेरिका और नेटो के खिलाफ हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। लेकिन रूस की इस एक्सरसाइज ने एक गुप्त संदेश बारूदी एक्शन के लिए चुने गए क्षेत्र के जरिए भी दिया है। रूस 2 मोर्चे पर यूएस को घेर सकता है। दरअसल Tu-95 और Tu-22 जैसे बॉम्बर्स की उड़ान का मकसद सिर्फ एक्सरसाइज नहीं था, बल्कि इन बॉम्बर्स को रूस के समुद्री शिकारियों के ऊपर उड़ाने का मकसद अमेरिका को सीधी चुनौती देना था, और यह चुनौती इस बार उसके फैले हुए दायरे के खिलाफ थी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस के बॉम्बर्स के अलावा एक्सरसाइज में MiG-31 की उड़ान दर्ज की गई, जिसने एक आर्टिफिशियल विमान को आगे बढ़ने से पैसिफिक में उस जगह रोका जो बेरिंग सागर के करीब था, और इसका सीधा मतलब है कि टारगेट जापान है। मतलब ये एक रणनीतिक एक्सरसाइज है
जो अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की पुष्टि करती है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जैसे नेटो और अमेरिका की रणनीति के तहत क्रीमिया को वॉर सेंटर बनाने की कोशिश हो रही है, उसके जवाब में रूस विनाशक प्रहार करना चाहेगा और इस विनाशकारी प्रहार के बाद अमेरिका की कमजोर नब्ज पर प्रहार शुरू होगा और ये कमजोर नब्ज साबित होंगे जापान और साउथ कोरिया जैसे देश। अमेरिका की छत्र छाया में रूस के पड़ोसी ही टारगेट होंगे और इस रणनीति का खुलासा भी अमेरिकन थिंक टैंक ने किया है। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें बताया गया था कि रूस की पैसिफिक फ्लीट में लड़ाकू क्षमता की कमी है और रूस इसी फ्लीट की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में रूस की पैसिफिक फ्लीट के कुछ टेस्ट का भी जिक्र हुआ। दावा किया गया कि पैसिफिक फ्लीट के मिसाइल और टॉर्पीडो लॉन्च का टेस्ट अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। इस रिपोर्ट और बारूदी तबाही से एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि रूस अमेरिका को घेरने के लिए नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें जंग के अलग अलग मोर्चे तय किए गए हैं। एक मोर्चा पश्चिमी है तो दूसरा पूर्वी। लेकिन क्या रूस ने इस रणनीति को सिर्फ अपने पास मौजूद हथियारों के भरोसे एग्जीक्यूट किया है? रूस इस वक्त ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसके दो मुहाने हैं, पहला बारूदी और दूसरा कूटनीतिक। कूटनीतिक मोर्चे पर रूस ऐसे सहयोगी जुटा रहा है जो अमेरिका के आसपास होकर भी अदावत का मोर्चा संभाले हुए है। यह वीडियो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का है, जो इस समय लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं। निकारागुआ, वेनेजुएला, क्यूबा और ब्राजील की यात्रा पर निकले लावरोव को अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका के खिलाफ सैन्य मोर्चा खोलने के लिए पुतिन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक अमेरिकन रणनीति की तरह रूस भी अपने घातक हथियारों की तैनाती लैटिन अमेरिकी देशों में करेगा, जो सीधे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक साल से अधिक लंबी जंग और दूसरे देशों के भरोसे रूस जैसे ताकतवर मुल्क से मुकाबला। आखिर कब तक यूक्रेन अमेरिका और नेटो की ताकत के भरोसे रूस के सामने टिका रह सकता है? हथियारों की किल्लत तो कई महीने से है। अब वो दौर भी आ रहा है जब यूक्रेन के पास मौजूद तमाम घातक हथियार खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस को रूस ने खास स्ट्रैटेजी से खाली करवा दिया है। रूस अब हथियारों की सप्लाई वाले रूट पर मौजूद पुलों को उड़ा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने चेतावनी दी है कि मई तक यूक्रेन को बारूद की भरपूर सप्लाई नहीं की गई तो रूस के हमलों से बच पाना मुश्किल हो जाएगा। नवंबर 2022, मिशन एयर डिफेंस। नवंबर के महीने में पुतिन ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, जिस मिशन की शुरुआत की, उसका असर अब दिखने लगा है। यूक्रेन का अभेद आसमानी कवच अब खत्म होने वाला है। रूस की मिसाइलों को हवा में नाकाम करने वाली मशीन खाली होने लगी है। आगे क्या होगा? यूक्रेन की सुरक्षा कैसे होगी? रूस के बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट्स को कैसे रोका जाएगा? यूक्रेन की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यूक्रेन की वायुसेना ने चेतावनी दी है, मई तक यूक्रेन की हवाई सुरक्षा लगभग खत्म हो जाएगी। यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। रूस की मिसाइलों को रोकने का इंतजाम खत्म होने वाला है। रूस आसानी से यूक्रेन पर हवाई हमला करने में कामयाब होगा। अमेरिका से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को लेकर नए ऐलान हो चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन तक पहुंच सकेंगे या नहीं, ये भी अहम सवाल है।
रूस की मिसाइलें अब चुन चुनकर हथियार सप्लाई रूट में आने वाले पुलों को तबाह कर रही हैं। रूस की स्ट्रैटेजी क्या है और पुतिन के प्लान ने कैसे यूक्रेन के एयर डिफेंस को खाली कर दिया, ये आपको बताते हैं। नवंबर के महीने से रूस ने जब भी मिसाइल से हमला किया वो एक खास स्ट्रैटेजी के साथ हुआ। नेटो देशों की मदद से यूक्रेन के कई इलाकों में एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस के फाइटर जेट्स एयर डिफेंस की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों पर उड़ान नहीं भरते। रूस की कई मिसाइलें हवा में नष्ट हो चुकी हैं। कई आत्मघाती ड्रोन हवा में ब्लास्ट हो चुके हैं। मिसाइल अटैक के दौरान रूस एक प्लानिंग के तहत हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन पर इस्कैंडर और कैलिबर मिसाइल से हमले की शुरुआत करता था। इस्कैंडर और कैलिबर मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए चारे का काम करती हैं। मिसाइल हमले के साथ ही यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एयर डिफेंस की लोकेशन मिलते ही रूस अपनी KH-31 मिसाइलों का इस्तेमाल करता था। असल में रूस अपनी मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ एयर डिफेंस की लोकेशन के लिए ही करता था। एयर डिफेंस के एक्टिव होते ही रूस अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल को फायर करता था और एयर डिफेंस को ही निशाना बना लेता था। एंटी रेडिएशन मिसाइल हवा से दागी जाती है। मिसाइल एयर डिफेंस के रडार पर प्रहार करती है। रूस के पास KH-31 और KH-31B मिसाइलें हैं। रूस के पास सुखोई 35S फाइटर्स हैं, जिसके जरिए हवा से KH-31 मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस ने इसके अलावा डमी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म होने लगी। कई एयर डिफेंस भी नष्ट हो गए और यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक मई तक यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस खाली हो जाएंगे। यूक्रेन को नासाम्स यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिला है। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली एस्पाइट एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई दी है। जर्मनी का IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम पहले से यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात है। यूक्रेन के पास पहले से S-300 एयर डिफेंस भी है। अब अहम स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर एयर डिफेंस की तैनाती है। सबसे बड़ी तैनाती राजधानी कीव में है। कीव की सुरक्षा अमेरिकी वायु कवच नासाम्स कर रहा है। नासाम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। नासाम्स अपने 30 से 50 किलोमीटर के इलाके में सुरक्षा देता है। किसी छोटे शहर की सुरक्षा के लिए एक नासाम्स काफी है। इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक मई में यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस काउंटर अटैक में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि एयर डिफेंस से फायर होने वाली मिसाइलें नहीं होंगी। ऐसे में रूस के बॉम्बर और फाइटर जेट्स यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। रूस ने डमी मिसाइलों से जिस आसमानी कवच को खत्म कर दिया, अब उसी हवा से असली मिसाइलों की बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि रूस सही वक्त का इंतजार कर रहा है और यूक्रेन पर कहर बरपाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस डमी मिसाइलों और दूसरी मिसाइलों से एयर डिफेंस को खाली कर चुका है।
अब यूक्रेन को एयर डिफेंस के लिए मिसाइलें मिल न सकें, इसके लिए भी खास रणनीति पर काम कर रहा है। ये वीडियो देखिए। नदी पर बने एक पुल पर निशाना साधकर मिसाइल हमला किया जाता है। तस्वीर 9 अप्रैल की है। रूस चेर्निहिव में पुल को गिराने की कोशिश में है। ये पुल सुडोस्त नदी पर बना है। यूक्रेन इसी रास्ते से पूर्वी इलाके में हथियार की सप्लाई करता है। रूस का यह हमला नाकाम रहा है क्योंकि इस पुल को गिराने के लिए सिर्फ आसमान से हमला करना काफी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पुल के पिलर्स को धमाके से तोड़ना होगा, तब पुल गिराया जा सकता है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि हथियारों की सप्लाई लाइन काटकर रूस मई की शुरुआत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। मई में अटैक के लिए रूस की सेना ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। पुतिन का मिशन मई, रणनीति बिल्कुल नई। रशियन एयरबॉर्न फोर्सेस की यूनिट स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने की प्रैक्टिस कर रही है। देखिए कैसे जमीन पर कमांडर ने मैप के जरिए वॉर की प्लानिंग को समझाया और फिर जवान अपनी पोजीशन पर चले गए। दुश्मन को घेरकर हमला करने के लिए फायरिंग का अभ्यास चल रहा है। आमने सामने की जंग के लिए बंकर में सर्च ऑपरेशन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस की आर्मी पैदल किसी इलाके में जाकर दुश्मन को खत्म करने की ट्रेनिंग ले रही है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को बाखमुत और ज़ैपोरिज़िया वाले इलाके में भेजा जा सकता है। इन दोनों जगहों पर रूस बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन को लॉन्च कर सकता है। रूस की इन तैयारियों से अमेरिका भी सचेत है और रूस पर पलटवार की तैयारी चल रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल से यूक्रेन नए सिरे से हमले शुरू करेगा। पश्चिमी देशों से आए हथियारों से हमला किया जाएगा। यूक्रेन 30 अप्रैल से नए हथियारों से हमला करेगा। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करेगा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में है। यूक्रेन को उम्मीद है कि ज़ैपोरिज़िया और खार्किव में रूस को पीछे धकेलना आसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में महाविनाश होने वाला है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन वॉर जोन में अपना आखिरी अस्त्र भेजने वाले हैं। इस अस्त्र का नाम है ब्लैक बर्ड। अमेरिका का यह आसमानी योद्धा 25 साल पहले ही रिटायर हो चुका है, लेकिन अब अमेरिका इसे यूक्रेन को दे सकता है। ब्लैक बर्ड अमेरिका का वही योद्धा है जिसने कोल्ड वॉर के दौरान विनाश का नया अध्याय लिखा था। तो सवाल यही है कि अगर अमेरिका का जंगी बाज युद्ध के आसमान में पहुंचता है तो क्या होगा? क्या पुतिन फौज को बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है? क्या युद्ध में अमेरिका का सबसे कुख्यात लड़ाका उतरने वाला है? पच्चीस साल बाद SR-71 ब्लैकबर्ड फिर से वॉर जोन में एंट्री करेगा। क्या रूस के खिलाफ अमेरिका अपने सुपर योद्धा का इस्तेमाल करेगा? क्या अमेरिका यूक्रेन को ब्लैकबर्ड की खेप देने जा रहा है? क्या कोल्ड वॉर का खूंखार लड़ाका 2023 में महाविनाश लाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ अपने रिटायर्ड और बेहद विवादित फाइटर को उतारने वाला है। काले रंग का ये खूंखार आसमानी शिकारी अगर युद्ध में उतर गया तो क्या होगा?
ये उसका अतीत और फायर पावर बताता है। ये वही लड़ाकू विमान है जो 25 साल पहले रफ्तार के साथ साथ विध्वंसक प्रहार के लिए कुख्यात था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला SR-71 ब्लैकबर्ड 1998 में रिटायर हुआ और इसे लेकर दावा किया जाता है कि महाशक्ति अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को बीते 25 सालों से नेवाडा में मौजूद अमेरिका के सीक्रेट सैन्य अड्डे में छिपा कर रखा है। लेकिन नया दावा यह है कि अब अमेरिका इसे यूक्रेन के आसमान में युद्ध लड़ने भेजने वाला है। जिस तरह मौजूदा वक्त में यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ी है, हालात युद्ध के मुहाने तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि शीत युद्ध के दौरान रूस पर कहर बरपाने वाले आसमानी जंगबाज SR-71 ब्लैकबर्ड की फिर से वापसी हो सकती है। फिर से इस खूंखार लड़ाके को रूस का मुकम्मल हिसाब करने के लिए, रूस के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए, पुतिन की जंगी सनक को नेस्त नाबूद करने के लिए बैटल ग्राउंड में झोंका जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस बात का ऐलान सुपर योद्धा की खूबियां बता रही हैं। ब्लैकबर्ड स्टेल्थ फाइटर है। ये किसी भी रडार को चकमा देने में माहिर है। ब्लैकबर्ड की सबसे बड़ी ताकत अटैक और डिफेंस की क्षमता है। ये किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। ये 5400 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना लगाता है। रफ्तार 3529 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ब्लैकबर्ड लड़ाकू विमान और बॉम्बर दोनों क्षमताओं से लैस है। भले ही आज के दौर में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान या फिर नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स मौजूद हो, मगर 90 के दशक में SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट का कोई सान ही नहीं था, क्योंकि यह आसमानी लड़ाका वॉर जोन में लड़ाकू विमान की तरह परवाज भरते हुए डॉग फाइट और मिसाइलें भी दाग सकता था। इसके साथ साथ यह एयरक्राफ्ट परमाणु बम वर्षकों की तरह हैवी एटमी वॉरहेड से भी अटैक कर सकता था। इतना ही नहीं, ब्लैकबर्ड को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि यह मैक 3 से ज्यादा तेज रफ्तार में उड़ान भरता था, यानी किसी सुपरसोनिक मिसाइल की तरह। यही वो स्पीड है जिसकी वजह से दुश्मन का रडार फेल हो जाता था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत संघ था। उस दौर में सोवियत संघ अपनी मिसाइलों के दम पर अमेरिका को धमका रहा था। सोवियत संघ की मिसाइलों ने अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। 1966 में अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने SR-71 ब्लैकबर्ड नाम का सुपर फाइटर तैयार किया, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी ABS सिस्टम। A मतलब अटैक, B मतलब बॉम्बिंग, S मतलब स्पाई। इस आसमानी योद्धा ने वॉर जोन में भूचाल ला दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इसके जरिए सोवियत संघ में जासूसी मिशन चलाया, तो अमेरिकी वायुसेना ने इससे बारूद की बारिश की। इतना ही नहीं, 1981 में ब्लैकबर्ड बाल्टिक में मिशन को अंजाम दे चुका है। अमेरिका अब अपने इसी रिटायर्ड शिकारी को यूक्रेन युद्ध में भेज सकता है। इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो रूस में महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग के बीच बाखमुत में भीषण तबाही का वीडियो सामने आया है। रिहायशी क्षेत्र पर हमले के तुरंत बाद का है ये वीडियो। बारूद से तबाह रिहायशी इमारतें जलते हुए दिखी हैं। जंग की वजह से बाखमुत शहर बन गया है खंडर। घनी आबादी वाले क्षेत्र से उठा बारूदी धुआं।
रूस यूक्रेन की बारूदी बैटल अपने चरम पर है। पुतिन की आर्मी विनाशक हथियारों से यूक्रेन के कई इलाकों में हमले कर रही है, लेकिन पुतिन ने वॉर का वो प्लान तैयार कर लिया है जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा तक नहीं होगा। जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो अब रूस के बेहद करीब आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस तालिबान की जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान पर कायम है। रूस और तालिबान की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जो पेंटागन को परेशान कर सकती है। आखिर पुतिन का तालिबान प्लान क्या है? पुतिन कैसे यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट खड़ा कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन से जंग को लेकर पुतिन का संकल्प अटल है। यूक्रेन को किसी भी कीमत पर हराने को लेकर पुतिन का प्रण अटल है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक टक्कर लेने वाले पुतिन अब बहुत बड़ा दांव चलने वाले हैं। पुतिन अब उस देश की मदद ले सकते हैं जिसने 20 साल तक संघर्ष देखा। पुतिन अब उस हुकूमत के बेहद करीब आ रहे हैं जिसे अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों से मान्यता तक नहीं मिली, और वो है अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज तालिबानी हुकूमत। वेस्टर्न मीडिया दावा करता है कि यूक्रेन से जंग में रूस अपने करीब 2 लाख सैनिकों को गंवा चुका है और रूस की फौज में जंग लड़ने के लिए सैनिकों की कमी पड़ रही है। और दावा किया जा रहा है पुतिन अब अपनी फौज में तालिबानी लड़ाकों की भर्ती कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान से आई इस तस्वीर को देखिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई कॉन्फ्रेंस में कई देशों के विदेश मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात हुई। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा को लेकर हुई मुलाकात पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। समरकंद में रूस और तालिबान के विदेश मंत्रियों की अलग से मीटिंग हुई। सूत्रों का दावा है कि रूस की फौज में तालिबानी फाइटर शामिल हो सकते हैं। सैनिकों की कमी से जूझ रहे रूस को तालिबान से मदद मिल सकती है। तालिबानी लड़ाके अमेरिकन वॉरफेयर से लड़ने में माहिर माने जाते हैं। तालिबानी लड़ाकों को वेस्टर्न स्ट्रेटजी के बारे में अच्छी जानकारी है। रूस तालिबान के कनेक्शन को समझने से पहले यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज 20 साल तक रही और जब अमेरिकी अफगानिस्तान से वापस गए तो अपने पीछे छोड़ गए ऐसे हाईटेक वेपन। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगान सैनिकों को हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण देने पर करीब $62 बिलियन खर्च किए थे। हथियारों पर बेशुमार दौलत खर्च करने वाला अमेरिका अपने पीछे ऐसे हथियार छोड़ गया और रूस की तालिबान के इन हथियारों पर भी नजर है। सबसे पहले ये समझिए कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अमेरिका की फौज ने कितने हथियार तालिबान को सौंपे थे। 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान के पास अमेरिका छोड़ गया। इसके अलावा 23 सुपर टुकानो लड़ाकू विमान और 4 C-130 परिवहन विमान भी अफगान वायुसेना को सौंप दिए गए। और इतना ही नहीं, 22,174 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पस व्हील्ड व्हीकल अमेरिका ने तालिबान को दिए थे। 634 की तादाद में वो M117 गार्जियन जो बख्तरबंद कारों की V100 और V150 कमांडो श्रृंखला पर आधारित एक आंतरिक सुरक्षा वाहन है। 115 की संख्या में M1224 मैक्स प्रो MRAP जो एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। 5,49,118 मशीन गन, असॉल्ट राइफलें, तोप और पिस्तौल अमेरिका छोड़ गया था। 16,000 से ज्यादा नाइट विजन गॉगल्स, 1,62,000 से ज्यादा सैन्य रेडियो, इसके अलावा 8,000 ट्रक और अन्य सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में रह गए थे। यानी आप खुद समझ सकते हैं आखिर रूस के लिए इन हथियारों की क्या कीमत है। अब रूस तालिबान कनेक्शन का एक और एंगल समझिए।
रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ चेचन आर्मी जंग लड़ रही है और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की तालिबान से नजदीकियां जग जाहिर हैं। माना जाता है कि रमजान कादिरोव की आर्मी में सैकड़ों तालिबानी पहले से ही जंग लड़ रहे हैं और एक बार फिर रमजान कादिरोव रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए तालिबान को बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब समझिए पुतिन को तालिबान क्यों चाहिए। तालिबानी लड़ाके सिटी वॉरफेयर के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जबकि पुतिन के सैनिकों के मुश्किल अर्बन वॉरफेयर है। तालिबानी लड़ाके वेस्टर्न दांवपेच से वाकिफ माने जाते हैं, जबकि पुतिन की फौज वेस्टर्न काउंटर अटैक में मार खाती है। तालिबानी लड़ाकों को यूएस से जंग का लंबा अनुभव है, जबकि पुतिन की फौज कई फ्रंट पर अमेरिकी हथियारों के सामने कमजोर हो जाती है। यानी आप समझ सकते हैं आखिर पुतिन को तालिबानी फौज की जरूरत क्यों पड़ी और बदले में तालिबान को रूस से बेशुमार पैसा और तेल मिलेगा। इसके साथ ही रूस तालिबान को मान्यता दिलाने का भी वादा कर रहा है। जिस मुल्क की जमीन 20 साल तक धधकती रही, जिस तालिबान को 20 साल तक अमेरिका हरा नहीं पाया, जिस तालिबान को दशकों की जंग के बाद अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। सोचिए आज की तारीख में वो तालिबान कितना ताकतवर होगा। तालिबान ने सीधे अमेरिका से जंग की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने पर मजबूर किया था। और वो तालिबान अगर रूस के साथ शामिल हो गया तो इस ज़ेलेंस्की की पूरी फौज पर बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। चीन जैसा सौदेबाज और मौका परस्त देश पूरी दुनिया में नहीं है। जिनपिंग पिछले दिनों रूस के दौरे पर गए थे। उम्मीद थी कि चीन अमेरिका से अदावत के चलते रूस की मदद करेगा, लेकिन अब पता चला है कि चीन यहां भी फायदे का मौका तलाश चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन रूस को हथियार देगा, लेकिन बदले में रूस से सस्ता कोयला लेगा। रूस से चीन को यूरेनियम, कोयला और तेल की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। रूस बेहद कम दाम पर चीन को कोयले की सप्लाई करेगा, जबकि बदले में जिनपिंग रूस के मेड इन चाइना हथियार उन्हें देंगे। पुतिन को चाहिए ज्यादा से ज्यादा मिसाइल। पुतिन को चाहिए यूक्रेन को भस्म करने के लिए बारूद, टैंक, ड्रोन, रॉकेट। युद्ध की इस घड़ी में पुतिन के लिए हर हथियार अहम है। रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला नया दोस्त है चीन। पुतिन और जिनपिंग की इस मुलाकात का अब असर देखने लगा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन रूस को हथियार और गोला बारूद दे रहा है, लेकिन ये मदद मुफ्त नहीं है। चीन ऐसा सिर्फ अमेरिका से बदला लेने के लिए नहीं कर रहा। चीन मौके की नजाकत को भांपते हुए चीन ने रूस से एक बड़ी डील कर ली है। यह डील कोयले की सप्लाई की है। डील को आगे बढ़ाने के लिए चीन के रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर हैं। क्रेमलिन में चीन के रक्षा मंत्री ने खुद पुतिन से मुलाकात की। चीन के रक्षा मंत्री ने पुतिन से सैन्य मदद पर बातचीत की। 2023 में कोयले के निर्यात को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। 2023 में चीन को कोयले की सप्लाई को 3 गुना किया जाएगा। रूस चीन को 20 मिलियन टन कोयले की सप्लाई करने वाला है। रूस युद्ध से पहले दक्षिण कोरिया और यूरोप को कोयले की सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब प्रतिबंधों की वजह से रूस मुश्किल में है और नए बाजार के तौर पर रूस की कोयला कंपनियों को चीन मिल गया है। रूस की कंपनियां खुलकर नहीं बता रही, लेकिन अमेरिका का दावा है कि हथियारों के बदले में रूस ने चीन से कोयले की डील की है। भविष्य की बड़ी प्लानिंग इस दावे को सच साबित कर रही है। रूस अगले साल से चीन को 50 मिलियन टन कोयले की सप्लाई कर सकता है। खास बात यह है कि कोयले को लाने के लिए जिनपिंग की सरकार ने चीन ने इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया है।
चीन को कोयले की सप्लाई इंडोनेशिया करता है, लेकिन अब ज्यादातर कोयला रूस से ही आएगा। चीन ने हालांकि रूस को हथियार देने से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट इस ऐलान को झूठा मान रही है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार की आड़ में हथियारों की सप्लाई हो सकती है। सवाल है, क्या रूस से चीन जाने वाले कार्गो शिप में हथियार भरकर लाए जाएंगे? अमेरिका के सैटेलाइट्स चीन के बंदरगाहों की निगरानी जरूर कर सकती हैं, लेकिन हथियारों को छुपाकर जहाज में लोड करने के कई तरीके हैं, जिससे सैटेलाइट्स को धोखा दिया जा सकता है। ईरान जैसे छोटे से देश ने जब रूस को सीक्रेट रूट से हथियारों की सप्लाई की है, तो फिर चीन के पास तो और भी कई तरीके हैं। फिलहाल चीन युद्ध के दौरान रूस से ज्यादा फायदा लेने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। कोयले की सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच क्या डील हुई है, ये तो सीक्रेट है। सूडान 3 दिनों से सैन्य युद्ध की आग में जल रहा है। सूडानी सेना में 2 फाड़ हो गए हैं। ये दोनों सैन्य गुट एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है। सूडान की राजधानी का आसमान बारूदी धुएं से भरा हुआ है। हवा में फाइटर जेट उड़ रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है, सड़कों पर टैंक गरज रहे हैं। रॉकेट अटैक से पूरा खार्तूम दहल रहा है। सवाल यह है कि आखिर सूडान में कत्लेआम क्यों मचा हुआ है? क्या सैन्य युद्ध की इस आग में सूडान भस्म हो जाएगा? हवा में फाइटर जेट गरज रहे हैं, आसमान से मिसाइल्स की बरसात हो रही है। अटैक हेलीकॉप्टर बमबारी कर रहे हैं। फाइटर जेट्स को रॉकेट से ढेर किया जा रहा है। शहर की सड़कों पर टैंक उतर चुके हैं। अपने ही लोगों पर गोले दागे जा रहे हैं। आमने सामने की ऐसी गन फाइट हो रही है कि पूरा शहर थर्रा रहा है। यह सूडान का सैन्य युद्ध है। यह सूडान का बारूदी गृह युद्ध है, जिसमें सूडान की राजधानी चल रही है। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में इतनी भीषण जंग छिड़ी है कि राजधानी खार्तूम दहल रही है। आसमान बारूदी आग और धुएं से भरा हुआ है। खार्तूम और उसके आसपास के इलाकों में 3 दिन से कत्लेआम मचा हुआ है। इस रक्तपात में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1500 लोग जख्मी हैं। लड़ाई की वजह से जो घायल हैं, वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। सूडानी सेना रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के ठिकानों पर मिसाइल्स गिरा रही है। तो रैपिड सपोर्ट फोर्स सूडानी सेना को टारगेट कर रही है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक टहलाने वाली जंग हो रही है। गोलियों और धमाकों की आवाज से पूरा खार्तूम कांप रहा है।
एयरपोर्ट पर दोनों तरफ से इतने हमले हुए कि कई नागरिक विमान तबाह हो गए। ये वो सैन्य संघर्ष है जो अगर नहीं रुका तो सूडान का सर्वनाश हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स में भीषण जंग क्यों छिड़ी है? दोनों सूडान को खत्म कर देने पर क्यों आमादा हैं? दरअसल अक्टूबर 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद सूडान में सैन्य शासन है। अब सूडान नागरिक शासन की तरफ बढ़ रहा है, यानी वहां लोकतांत्रिक सरकार को लाने की प्रक्रिया जारी है। रैपिड सपोर्ट फोर्स सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स है। सूडानी सेना इसे खुद में मिलाना चाहती है, यानी आरएसएफ पर सेना अपना कंट्रोल चाहती है। रैपिड सपोर्ट फोर्स इसके खिलाफ है। सूडान युद्ध की यही असली वजह है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच शक्ति संघर्ष अब इतना विस्फोटक रूप अख्तियार कर चुका है कि ऐसा लग रहा है कि सूडान का नामो निशान उसकी अपनी ही सेना मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एलन मस्क अंतरिक्ष की दुनिया में नई क्रांति करने जा रहे हैं। वो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है। ये वो रॉकेट है जो एक साथ 100 लोगों को चांद और मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा। रॉकेट की लॉन्चिंग आज शाम 7 बजे के करीब ही होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इसमें देरी हुई है। पर अगर मस्क का ये मिशन सफल हुआ तो सबसे बड़ी स्पेस क्रांति आने वाली है। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च होने को तैयार है। वो रॉकेट जो इंसानों को मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा। इस रॉकेट का नाम है स्टारशिप। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। इसके जरिए इलॉन मस्क स्पेस की दुनिया में नई क्रांति करने जा रहे हैं। ये लॉन्चिंग इसलिए अहम और ऐतिहासिक है क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरप्लेनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। इलॉन मस्क साल 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में भी सक्षम होगा। स्टारशिप दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। यह 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। यह 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा।